तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे समूह की ऐसी भेड़ चाल वाली अवस्था पर जहां हम कितने भी शिक्षित हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी विवेकवान हों, लेकिन एक मास हिप्नोटाइज की कंडीशन होती है जहां हमारा बुद्धि विवेक सब कुछ कुंद होकर रह जाता है। और ये सबके साथ होता है। समाज को ऐसी हिप्नोटाइज की अवस्था से बाहर लाने के लिए ही विद्वानों की ज़रूरत होती है कि भाई वो वाक्यों के शब्दों के सही रूप विवेचित करके समाज के सामने रखें, ताकि समाज की सामूहिकता का जो दुष्प्रभाव है उससे समाज पीड़ित ना होने पाए। ऐसी ही बौद्धिक मास हिप्नोटाइज्म की अवस्था से बाहर निकालने के लिए आज हम एक विषय लेकर आए हैं कि भाई देश के विकास के लिए क्या आवश्यक है, समाजवाद या फिर सहतावाद। क्योंकि सहतावाद की चर्चा सैकड़ों वर्षों से समाज की मुख्य धारा से निकालकर बाहर फेंक दी गई। क्योंकि वो वैदिक विचारधारा थी। तो हम पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि भाई समाजवाद है क्या। किसी भी शब्द का मूल्यांकन उसके शब्दार्थ और भावार्थ दोनों के आधार पर किया जाता है और उसके बाद उसका एक पारिभाषिक स्वरूप भी होता है। तो हम पहले शब्दार्थ के आधार पर चिंतन कर लें कि समाज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो शब्दानुशासन के आधार पर समाज शब्द का अर्थ होता है वो होता है एक जैसी उत्पत्ति, जो एक ही तरह उत्पन्न होते हैं वो सभी एक समाज का हिस्सा हैं। तो इस जैविक जगत में, इस प्राणी जगत में मैथुन धर्मा प्राण समुदाय जितना भी है वो सभी समाज शब्द के अंतर्गत आता है, जिनमें मनुष्य भी आते हैं और पशु भी आते हैं। तो समाजवाद का मतलब हुआ मनुष्य और पशुओं की सम्मिलित व्यवस्था का वाद। तो भाई जो समाजवादी लोग हैं, अगर समाजवाद की शाब्दिक परिभाषा के आधार पर चल रहे हों तो क्या ये माना जाए कि भाई समाज में पशुओं की और मनुष्यों की समान भागीदारी प्रत्येक स्तर पर होनी चाहिए। फिर वो चाहे सरकारी नौकरियां हों, फिर वो चाहे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, फिर वो चाहे फैक्ट्रियां हों, फिर वो चाहे कोई दूसरे क्षेत्र हों, हर जगह जहाँ जहाँ मनुष्य हिस्सा लेंगे वहाँ वहाँ कुत्ते, सुअर, गधे, घोड़े इनको भी स्थान दिया जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई आचार्य जी ये तो अर्थ का अनर्थ है। नहीं, ये अर्थ का अनर्थ नहीं है। इस विचारधारा पर तो काम हो रहा है ना, इस पर बहुत पहले से कार्य चल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो प्रारंभिक समय से जो एक प्रयास रहा है कि भाई कुत्तों को और मनुष्यों को एक ही साथ बैठाकर खिलाना पिलाना और एक साथ बैठकर चर्चा विमर्श करना। मैंने सुना है कि उनका कुत्ता ऑलरेडी उनके साथ रहता है जब उनके साथ कोई सांसद जाकर बैठते हैं, देश के चिंतन, देश की समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। और शायद उसी बात से रुष्ट होकर एक सज्जन जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो शायद इस व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। फिर अभी राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, उसमें भी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई हमारी यात्रा में कुत्ते भी आए, गधे भी आए, सुअर भी आए, किसी को मारा नहीं गया, किसी को बाहर निकाला नहीं गया। तो दरअसल मनुष्यों और पशुओं के बीच एक संतुलन बनाकर सरकार बनाना, एक संतुलन बनाकर व्यवस्थाओं को खड़ा करना, ये इस पर काम चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उसने कुत्तों और सुअरों और गधों घोड़ों को अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया था। और अगर अब वो इंक्लूड करना भी चाहे तो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उस पर आदरणीय गांधी जी का कॉपीराइट हो चुका, क्योंकि भाई सबसे पहले ये प्रयास उन्होंने ही किया है। वो समाजवादी शब्द में ही फंसे रहे और उन्होंने उसे व्यावहारिक स्तर पर उतारा। तो चूंकि इसका श्रेय तो अब आदरणीय राहुल जी को ही जाएगा, इसलिए समाज का जो मैं अर्थ कर रहा हूँ वो अर्थ का अनर्थ नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात है समाजवाद। तो समाजवाद एक पारिभाषिक शब्द है, तो समाजवाद की एक निश्चित परिभाषा है। तो यदि मैं समाजवाद की परिभाषा अपने तरीके से करूंगा तो फिर लोग कह देंगे कि नहीं आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की तरह ही बात करेंगे।
मैं जो समाजवाद की परिभाषा है वही परिभाषा आपके सामने रखूंगा जो सर्वस्वीकृत हो, और मेरी समझ में गूगल पर जो परिभाषा है वो सर्वस्वीकृत परिभाषा है। और उसके आधार पर समाजवाद, सोशलिज्म एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ये समाजवाद की सार्वभौमिक परिभाषा है। चूंकि ये गूगल की परिभाषा है इसलिए माना जा सकता है कि इसको वैश्विक सहमति है। अब इस आधार पर समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। स्वाभाविक सी बात है, सरकार के अधीन नहीं होगा। तो फिर समाजवादी सरकार बनकर होगा भी क्या? फिर तो समाज के हाथ ही सारा कुछ दे दिया जाए। अपने गांव के छेदीलाल को इंस्पेक्टर बना दो, रामू को चपरासी बना दो, बेचेलाल को किसी ऊंची व्यवस्था पर रख दो, और वो सब कुछ आप अपने अंडर में कर लीजिए। आपके यहाँ जितनी खेती में जो अनाज उत्पन्न होता है वो अपने गांव में ही अपना खरीदो, बेचो, खाओ। क्या ज़रूरत है मार्केट की? क्या ज़रूरत है सरकार के द्वारा बनाने वाली नीतियों की जिसके आधार पर सेना चले? जिसकी मर्जी हो राइफल चलावे, जिसकी मर्जी हो बंदूक चलावे। दूसरी बात है, समाजवादी व्यवस्था व्यक्तिगत धन संपत्ति के अधिकार का विरोध करती है। तो भाई फिर तो जितने समाजवादी नेता हैं इनके जो घर हैं, मकान हैं, जगह हैं, ज़मीन है, फैक्ट्रियां हैं, धन संपत्तियां हैं, ये इनकी अपनी तो है ही नहीं। इनको वो सामाजिक व्यवस्थाओं में दान करें। क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं? तीसरी कंडीशन है कि फिर व्यक्तिगत अधिकारों की जब बात ही नहीं है तो फिर जातिगत जनगणना हो, SC ST के ये अधिकार हैं, OBC के ये अधिकार हैं, भाई फिर तो संविधान में आग लगाओ ना। क्योंकि फिर अधिकार वाली तो बात ही खत्म हो गई। अधिकारों की तो समाजवाद पैरवी ही नहीं करता। तो फिर आप जंगल राज में चले जाइए जहाँ जो बली हो वो दूसरे को खाए, और उस खाने में जो कमज़ोर लोग हों वो जब नोचे और घसोटे जाएं तो उसका दोष ब्राह्मणों के सर पर मढ़ते जाओ क्योंकि इन्होंने ऊंच नीच आपको समझाया। ये तो है समाजवाद। अब हम चर्चा करते हैं सहतावाद की, जो कभी चर्चा का विषय रहा ही नहीं। सहतावाद का मतलब ये है कि प्राणी जगत में एक समूह का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समाज के विकास में सहयोग करना, इसे भागीदारी व्यवस्था कह सकते हैं। और इसका जो मौलिक दर्शन है, चूंकि वो वेदों से निकला, जैसे मैं 2 श्लोक आपको बता रहा हूँ। एक तो सहनाववत सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति। और दूसरा जो हमारी संविधान सभा ने संविधान की प्रति पर बाकायदा लिख के रखा है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। एक बात मैं यहाँ पर कोट कर दूं, इस वैदिक ऋचा को संविधान की प्रति पर स्थान मिला है, किसी त्रिपिटक के किसी वचन को संविधान पर स्थान नहीं मिला है। ये बहुत गंभीर बात है। जब लोग ये कहते हैं कि वैदिक व्यवस्था ने समाज का कबाड़ा कर दिया, अरे भाई तो संविधान की प्रति पर उस वैदिक ऋचा को रखने की जरूरत क्या थी? ना रखते। दरअसल जो समाज के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वो है सहतावाद। भाई एक दूसरे का यथा योग्य सहयोग, समाज एक दूसरे पर निर्भर है, और इस सहतावाद में जो सबसे मौलिक तरीका है वो यही है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर कर्मों का विभाजन करना, यथा योग्य विभाजन। और इस यथा योग्य विभाजन की व्यवस्था में जब भी आप आएंगे तो 2 ही तरीके होंगे, या तो केंद्रीकृत जन्मजात वर्ण व्यवस्था पर अथवा कर्मजात वर्ण व्यवस्था पर। और ध्यान देना, ये दोनों ही व्यवस्थाएं सिर्फ वैदिक साहित्य और सनातन साहित्य में मिलेंगी। किसी भी बौद्ध साहित्य, किसी भी चाइनीज साहित्य, किसी भी विश्व के दूसरे किसी साहित्य में इस तरह की अनुशासनिक व्यवस्था का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। जैसे
गीता ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब भाई जिन्हें ये मानना है कि भाई जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो गुण कर्म के आधार पर होनी चाहिए, तो उनके लिए गीता सम्माननीय है। और जिनको ये स्वीकार हो कि वर्णाश्रम व्यवस्था जन्मजात होनी चाहिए, उन्हें वैदिक व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिए। अंततः तीसरी कोई व्यवस्था किसी भी काल में संभव ही नहीं है। हाँ, संभव क्या है? रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ना और हनुमान जी के मंदिर में जाकर मत्था टेकना, ये दोगलापन। संभव क्या है? हिंदू समाज को गालियां देना और बगलामुखी की पीठ में विजय की कामना को लेकर अनुष्ठान करना। वो लोग जा रहे हैं जो कहते हैं कि देवी देवता नहीं होते, हम विज्ञानवादी हैं। ये है दोगलापन। इससे ना समाज का भला होगा, ना उनका अपना व्यक्तिगत भला होगा, ना ही जो समाज उन्हें फॉलो कर रहा है कैसे भला होगा उसका। कोई विचारशील व्यक्ति विचार करके मुझे बताए। तनोतना सदाशिवम।